दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखो, आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल टाइम फॉर हाई स्पीड ब्रेकर इज नियरली। देखो, जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका काम क्या होता है, जब किसी सर्किट में फॉल्ट होता है तब उस सर्किट को बाकी सर्किट से डिस्कनेक्ट करता है, जिससे वो फॉल्ट सर्किट क्या होता है, सेफ रहता है। तो जो सर्किट ब्रेकर होता है वो कितने टाइम के अंदर उस सर्किट को ब्रेक करता है, फ्यू साइकिल के अंदर, या फाइव साइकिल के अंदर, या फ्यू साइकिल के अंदर, या एक साइकिल के अंदर, या एक भी नहीं, हाफ साइकिल के अंदर। तो इसका आंसर होगा बिफोर नियरली हाफ साइकिल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो, जो एसी होता है वो उसका वेव फॉर्म कुछ ऐसा ही होता है, मीन्स जीरो होता है, उसके बाद मैक्सिमम होता है, उसके बाद फिर जीरो होता है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम होता है। तो जो एसी करंट होता है वो हाफ साइकिल मीन्स जीरो से मैक्सिमम होने से पहले ही क्या करता है, उस सर्किट को वो डिस्कनेक्ट करता है, जिससे जो फॉल्ट सर्किट होता है वो सेव रहता है। तो इसीलिए हाफ साइकिल, नियर अबाउट हाफ साइकिल होने से पहले ही क्या करता है ना, वो सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर। देखो, इधर है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, कंजर्वेटर, एक्सप्लोजन पोर्ट और फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट। इनमें से कौन सा हमारा सर्किट ब्रेकर का पार्ट नहीं है? तो इसका आंसर होगा जो कंजर्वेटर होता है, ये हमारा ट्रांसफार्मर का पार्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कंजर्वेटर होता है वो ट्रांसफार्मर का पार्ट है, तो इसीलिए ये सर्किट ब्रेकर का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप इज। देखो, जो सोडियम वेपर डिस्चार्ज लैंप होता है इसका कलर कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा येलो कलर होगा। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। लेकिन जो सोडियम वेपर लैंप होता है, ये जब फर्स्ट स्टार्टिंग होता है तो अब इसका कलर क्या रहता है, ये पिंक लाइट एमिट करता है। लेकिन ये 10 से 15 मिनट के बाद जब फुल ग्लो होता है लाइट, तब वो येलो लाइट देता है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। लेकिन पहले वो पिंक कलर ही देता है, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन आर्क लैंप आर कॉमनली यूज्ड इन। देखो, जो कार्बन आर्क लैंप होता है उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं? फोटोग्राफी में, या सिनेमा प्रोजेक्टर में, या डोमेस्टिक लाइटनिंग में, या स्ट्रीट लाइटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन आर्क लैंप को हम सिनेमा प्रोजेक्टर में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, ये याद रखना। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ ए फ्लोरोसेंट ट्यूब। देखो, जो हमारा नॉर्मली ट्यूबलाइट होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब मीन्स ट्यूबलाइट जो होता है उसका ल्यूमिनस एफिशिएंसी कितना है? 10 ल्यूमेन पर वाट, 20 ल्यूमेन पर वाट, 40 ल्यूमेन पर वाट, या 60 ल्यूमेन पर वाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्यूबलाइट या फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसका ल्यूमिनस एफिशिएंसी 60 ल्यूमेन पर वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडला इज द यूनिट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, जो कैंडला होता है ये किसका यूनिट है? वेवलेंथ का तो लैम्बडा होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है इसका यूनिट क्या है? कैंडला है। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। देन देखो, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज होता है। ल्यूमिनस फ्लक्स का लॉग्स होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेजर कॉस्ट इज दैट ऑफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें मेजर कॉस्ट, सबसे ज़्यादा कॉस्ट कहाँ पर होता है? अर्थिंग सिस्टम में, या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, या कंडक्टर में, या मीटर में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा कॉस्ट होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं वही मेजर कॉस्ट वो ट्रांसफार्मर में ही होता है। बाकी जो ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है उसमें माइनर कॉस्ट होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन में आता है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम में मेजर कॉस्ट कहाँ पर आता है? ट्रांसमिशन सिस्टम में मेजर कॉस्ट ट्रांसमिशन लाइन पर आता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मेजर कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आता है, ये याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बूस्टर इज कनेक्टेड इन। देखो, बूस्टर एक ट्रांसफार्मर, जो बूस्टर होता है उसको हम कहाँ पर कनेक्शन करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बूस्टर होता है उसको हम फीडर के साथ सीरीज में कनेक्शन करते हैं, ये भी याद रखना। सीरीज में फीडर के साथ सीरीज में, ये भी क्वेश्चन आता है, फीडर के साथ बूस्टर को हम कैसे कनेक्शन करते हैं ना? फीडर के साथ बूस्टर को हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर हुईज इंक्रीज द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। देखो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वहाँ पर अगर क्या होता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उस ट्रांसमिशन लाइन का जो लेंथ होता है क्या होगा। देखो मान लो ये हमारा एक ट्रांसमिशन लाइन है, ये वायर है, जब यहाँ पर क्या होगा ना टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसका क्या होगा, हम सब जानते हैं अगर किसी भी मेटल में अगर हीट इंक्रीज होगा तो उसका लेंथ भी इंक्रीज होता है, तो उसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होता है। लेकिन जो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ या स्ट्रेस होता है वो कम होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब किसी ट्रांसमिशन लाइन जो होता है, ट्रांसमिशन लाइन होता है उसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तब उसका लेंथ इंक्रीज होता है ट्रांसमिशन लाइन का, और स्ट्रेस कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट ओनली इन। देखो जो स्किन इफेक्ट होता है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो एसी में, या हाई वोल्टेज डीसी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, या लो वोल्टेज डीसी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में, या केबल कैरिंग डीसी। देखो इसका आंसर होगा जो स्किन इफेक्ट होता है वो सिर्फ एसी में ही होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्किन इफेक्ट होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो स्किन इफेक्ट क्या होता है, देखो मान लो हमारा ये एक कंडक्टर है, ये एक वायर है, कंडक्टर है। जब एसी इस करंट इस वायर के थ्रू जब एसी फ्लो करेंगे तो इसका मैक्सिमम करंट क्या होगा ना, ये जो सरफेस है, आउटर सरफेस है, इस सरफेस में ही फ्लो होगा। इसका सेंटर पॉइंट में कोई भी करंट नहीं रहेगा, सिर्फ स्किन में ही रहेगा, मीन्स इसका ऊपर में ही रहेगा। इसको क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट कहते हैं। और ये जो स्किन इफेक्ट होता है ये फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा, मीन्स करंट ज़्यादातर करंट क्या होगा उसका स्किन के पास में, मीन्स जो उसका सरफेस के पास ही रहेगा। तो इसीलिए जो स्किन इफेक्ट होता है वो एसी ट्रांसमिशन लाइन में ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किन इफेक्ट नोटिसेबल ओनली एट डैश फ्रीक्वेंसी। मैंने अभी बताया अगर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ज़्यादा होगा तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, नोटिसेबल मीन ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्जिंग करंट इन द केबल। देखो एक किसी भी केबल में जो चार्जिंग करंट होता है उसमें क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चार्जिंग करंट का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कैपेसिटर जैसा होता है। कैसा, कैपेसिटर जैसा, मीन्स कैपेसिटर में क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर। जो करंट होता है, मान लो ये करंट है और ये वोल्टेज है, तो करंट क्या करेगा, वोल्टेज से 90 डिग्री लीडिंग में होता है, ये कैपेसिटर का नेचर होता है। तो चार्जिंग करंट भी जो चार्जिंग करंट होता है उसका नेचर भी कैपेसिटर जैसा होता है। तो इसीलिए इसमें भी क्या होगा ना, जो केबल का जो करंट होता है, चार्जिंग करंट, वो लीड करेगा वोल्टेज को 90 डिग्री जैसे कि कैपेसिटर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राउंड वायर इज यूज टू। देखो ग्राउंड वायर को हम कहाँ पर यूज करते, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें ओवरलोड को अवॉइड करना होता है, या सपोर्ट टावर को सपोर्ट करना होता है, या गिव गुड वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, या कनेक्ट द सर्किट कंडक्टर और अदर डिवाइस टू द अर्थ प्लेट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो मान लो ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन है, दो इलेक्ट्रिक पोल है, सबसे ऊपर में जो सिंगल वायर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वायर कहते हैं। वो सबसे ऊपर में सिंगल होता है, उसके बाद वो इलेक्ट्रिक पोल के साथ क्या होता है, जमीन को टच करता है। तो देखो जब क्या होता है ये, तो क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी क्या है, कनेक्ट द सर्किट कंडक्टर एंड अदर डिवाइस टू द अर्थ प्लेट। तो ये अर्थ के साथ कनेक्ट होता है, तो इसलिए ये अर्थ प्लेट को कनेक्ट करता है। तो ये ग्राउंड वायर का काम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, HRC फ्यूज एज कम्पेयर टू रीवायरेबल फ्यूज हेज। देखो HRC मीन्स हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज जो होता है, और रीवायरेबल फ्यूज में कंपेयर अगर करेंगे तो नो एजिंग इफेक्ट, हाई स्पीड ऑपरेशन, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो HRC हाई रप्चरिंग कैपेसिटर होता है उसमें कोई भी एजिंग इफेक्ट नहीं रहता है, उसका स्पीड ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड रहता है, और हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, इसका तो नाम ही है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी HRC फ्यूज। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जो फ्यूज होता है उसका रेटिंग हम कैसे करेंगे। देखो जैसे किसी ट्रांसफार्मर होता है 15 के भी है, 25 के भी है, ऐसे एक फ्यूज का रेटिंग हम कैसे करेंगे। तो इसका आंसर होगा जो करंट होता है एम्पियर से हम 5 एम्पियर फ्यूज या 10 एम्पियर फ्यूज, करंट से ही हम उसके एक फ्यूज का रेटिंग एक्सप्रेस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टेंस रिले आर यूज फॉर फेज फॉल्ट इन डैश लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिएक्टेंस रिले होता है इसको हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, याद रखना। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए रिएक्टेंस और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए इम्पीडेंस रिले, और जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है इसके लिए मोह रिले यूज करते हैं, ये याद रखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम रिएक्टेंस रिले का यूज करते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ ए केबल। एक केबल का सोर्स रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? देखो जो केबल का सोर्स रेजिस्टेंस होता है इसका वैल्यू नॉर्मली 40 से लेकर 60 के बीच में रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 50 ओम इज द करेक्ट आंसर। और अगर ट्रांसमिशन लाइन होता है तो ये इसका वैल्यू क्या होगा? 400 से लेकर 600 के बीच में रहता है, तो ये केबल है, केबल के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी स्टैंड्स फॉर पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, कहाँ पर है? देखो ये ऑप्शन नंबर है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये पीवीसी का फुल फॉर्म है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज अपियरिंग अक्रॉस द कॉन्टैक्ट्स आफ्टर ओपनिंग द सर्किट ब्रेकर इज कॉल्ड डैश वोल्टेज। देखो जब किसी सर्किट में फॉल्ट होता है तब क्या होता है? सर्किट ब्रेकर में क्या होता है? एक रहता है कांस्टेंट रहता है, दूसरा एक मूवेबल रहता है। दोनों जब सर्किट नॉर्मल रहता है दोनों आपस में टच रहता है, लेकिन जब फॉल्ट होता है तब क्या होता है? ये जो मूवेबल इलेक्ट्रोड होता है वो फिक्स से क्या होता है? थोड़ा डिस्टेंस करता है जिससे सर्किट डिस्कनेक्ट होता है। तो जब ये सेपरेशन होता है, ये फिक्स्ड और मूवेबल के बीच में जब सेपरेशन होता है तब क्या होता है? जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? उसको हम रिकवरी वोल्टेज कहेंगे, या सर्ज वोल्टेज कहेंगे, या ऑपरेटिंग वोल्टेज कहेंगे, या आर्क वोल्टेज कहेंगे, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ये जब सेपरेट होता है दो इलेक्ट्रोड, एक फिक्स एक मूवेबल, फिक्स कॉन्टैक्ट मूवेबल कॉन्टैक्ट, जब सेपरेशन होता है तब जो वोल्टेज क्रिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिकवरी वोल्टेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।